हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर में हम जो जो चीज़ें कवर करेंगे, सबसे पहले जो है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे आज के लेक्चर के, उन्हें देख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज के बारे में बात करी थी। तो उसके जो है टाइप्स जो थे, हम यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ चुके थे। आगे जो है हम बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को भी देखेंगे। साथ ही पोटेंशियल एनर्जी, और किसी वायर को जब स्ट्रेच करते हैं तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको भी देखेंगे। पॉइजन रेशियो और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट को समझने के लिए इलास्टिसिटी के। तो उसको जो है हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले क्या, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम के से या बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। ये क्या है, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि जो हमारा इलास्टिसिटी है बच्चों, है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको हम जो है किस फॉर्म में, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में डिफाइन कर दें। तो जो सबसे पहला था हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई, वो क्या था हमारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये था। तो जो है इसको क्या करना है हमारे को, अब क्योंकि ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में हो गया, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक के बाद में हमने पढ़ा था शेयर। तो जो है ये किससे रिलेटेड है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से। तो यहाँ पर जो है हम इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की फॉर्म में देखने वाले हैं। क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक जो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन की फॉर्म में। तो यहाँ हम देखेंगे उसको कैसे क्या चीज़ होगी। सबसे पहले बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है रेशियो ऑफ, या फिर इसको मैं के या फिर बीटा बोलूं बी, ये क्या होगा हमारे पास में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस फॉर्म में आप जो है इसको ध्यान रखें, तो आपको जो है मेरे ख्याल से जो है आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। जो हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था तो उसके लिए यंग्स मॉड्यूलस था, ये जो है हमारा बल्क मॉड्यूलस है वॉल्यूमेट्रिक के लिए, है ना। तो इसको जो है अगर डिफाइन करना होगा तो हम जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इस फॉर्म में ऐसा यूनिट होगी नहीं, क्योंकि जो है या दोनों क्या है, सॉरी, ऐसा यूनिट जो है जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की थी वही होगी, क्योंकि स्ट्रेन की जो है होती नहीं है, स्ट्रेस की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही किसकी होती है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी। देन जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट फिर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट जो है हमारी क्या है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होने वाली, सेम किसकी तरह, अगर आप याद रखें। क्योंकि ये जो है बच्चे कंफ्यूज करने के लिए जो है एनसीईआर जो है आपका एनटीए, ये कंची जो है एग्जाम में ये चीज़ें पूछता ही है क्या, ग्रुप। तो जो है उसमें आप जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और जो आपका प्रेशर, तीनों के डायमेंशन और यूनिट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा ना। यहाँ पर एक जो है कंप्रेसिबिलिटी, एक टर्म जो है हमारे को ध्यान रखनी होती है, जो कि हम जो है पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, केटीजी के अंदर। वही चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर भी। वो क्या होती है आपका, अगर हम इसको, क्योंकि हम वॉल्यूम के फॉर्म में देखते हैं तो वहाँ वॉल्यूम का ज़्यादा कंसेप्ट यूज आता है। ये क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब जो ये C इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/b। C इक्वल टू क्या होता है, 1/b।
तो एसआई यूनिट जो है इसको ध्यान रखें, है ना, इसको जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब उसको जो है और बेहतर तरीके से समझेंगे। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस होने की जो है कितना कंप्रेस हो सकती है, वही जो टर्म रहेगी हमारे, इसको हम देख लेंगे क्या होगी। ये हो जाएगी हमारे पास में जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो ये जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन, मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन, ये जो है इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है इसको जब चेंज करना होगा, अच्छा मेरे को यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखना था इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, इसको देखना। के इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर भी होता है, तो ये प्रेशर, और जो है ये डेल्टा वी अपॉन वी, ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव फॉर्म में ध्यान रख लेना ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, नेगेटिव साइन जो है किसको, वॉल्यूम में डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्रेस होने की, है ना यहाँ पर, ठीक है। तो इजी सा है। नेक्स्ट जो है हम कुछ क्वेश्चन जो है इसके ऊपर कर लेते हैं ताकि जो है हमारा और कंसेप्ट क्लियर हो। क्या है देखें, स्पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इन वॉल्यूम बाय 0.2% व्हेन टेकन टू बॉटम ऑफ सी 1 किलोमीटर डीप, अंदर ले गए 1 किलोमीटर डीप ले गए, द बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्पेयर, ठीक, वो कितना होगा, फाइंड द बल्क मॉड्यूलस, क्या कह रहे हैं, फाइंड करना है आपको बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल, गिवन डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और जी जो है हमारे को 980 सेंटीमीटर पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है ना। तो बल्क मॉड्यूलस जो है हमारे पास में क्या होगा, पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, मैं नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी हमारे को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इसलिए। तो यहाँ देखेंगे पी प्रेशर, प्रेशर जो है हमारे पास में पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच, क्या हो जाएगा, रो जी एच, रो हमारे को दे रखा है कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही ले लेंगे, जी हमारा जो है 980 है, और एच जो है हाइट कितना है 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर, इसको अगर हम लिखेंगे तो 10⁻³ मीटर, सीजीएस यूनिट है तो सेंटीमीटर में लिखें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 10⁻³ मीटर को सेंटीमीटर में तो 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर में, ठीक। तो यहाँ देख लेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, चलिए 9 8 × 10⁻⁶, अभी मैं जो है इसका यूनिट जो है सीजीएस यूनिट लिखना होगा हमारे को, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकेंड -2, ये हमारी ऐसा यूनिट होगी, सीजीएस यूनिट होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें, इसको लिख लेंगे हम क्या 98 × 10⁶ अपॉन वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम 0.02% जो है वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, तो डेल्टा वी अपॉन वी परसेंटेज हमारे को दे रखा है 0.02, है ना। तो डेल्टा वी अपॉन वी कितना हो जाएगा हमारे पास में, अच्छा इसको मैं पहले लिख लेता हूँ एक बार, ये हो जाएगा 2 × 10⁻², तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴, ये इधर आकर के ऊपर आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 49, है ना 49, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 49 × 10⁻10, ये हो जाएगा हमारा बी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, ठीक। अगर कुछ इस फॉर्म में भी लिखते हैं बहुत बार 4.9 × 10⁻11, है ना, सीजीएस यूनिट रखा है, अभी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकेंड -2, ठीक है, इजी। आगे चलेंगे तो देखेंगे बच्चों क्या एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 5 × 10⁻⁵, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है आपको, डिक्रीज इन वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऑफ वॉल्यूम 100 वॉल्यूम एट 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी, कितना होगा? चलिए देखते हैं। कंप्रेसिबिलिटी जो है ये हमारे को दी हुई है ना, पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटीएम पर यूनिट एटीएम की फॉर्म में दे रखी है ना। यहाँ पर इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 5 इंटू 10⁻⁻5 पर एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इनवर्स है, इसलिए पर एटीएम में दे रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ जो है, ये पूछ रहे हमसे क्या, डेल्टा वी, ये पूछ रहे हैं, जबकि वी क्या दे रखा है हमारे को, 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और जो प्रेशर है पी वो कितना दे रखा है, 100 एटीएम दे रखा है। ठीक, पूछा क्या है हमसे, चेंज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये पूछा हुआ है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन को देखें तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, C इज इक्वल टू 1/B, देन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C। ठीक, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो B है, B को अगर हम ऐसे लिखें P अपॉन डेल्टा V अपॉन B, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ देखें क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू P इंटू C, ऐसा। तो डेल्टा V इज इक्वल टू, V को मैं अभी लिख लूंगा एक साथ ही, P जो है हमारे पास में प्रेशर जो है 100 एटीएम दे रखा है, और C हमारे को दे रखा है 5 इंटू 10⁻5 एटीएम, और ये पर एटीएम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को यूनिट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटू वी कितना है हमारे पास में दे रखा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में ही आ जाएगा। यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻5 6 7 8 9 10⁻9 सेंटीमीटर क्यूब में, ये हमारा आंसर हो जाएगा ना। वो छोटा है पर जो है हम इस तरीके से ही हमारी कंप्रेसिबिलिटी सॉरी जो है चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है चीज़ों को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, सोल्व होने लग जाएगी चीज़ें, है ना। आगे देख लेना क्या, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि जो है 1 बाय 1 जो है हमारे जो रिलेटेड टर्म्स थी, स्ट्रेस स्ट्रेन, तीनों में जो है क्या थी, दोनों में सेम चीज़ थी, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक। तो जब स्ट्रेस की बात करी हमने तो मॉड्यूलस था हमारे पास में शेयर मॉड्यूलस, और स्ट्रेन की बात करी तो शेयर स्ट्रेन। तो उससे रिलेटेड क्या आएगा हमारे पास में, जो मॉड्यूलस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, ये रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करता है शेयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास में क्या, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इजी है ना, शेयर स्ट्रेस जो है एफ अपॉन ए, और जो है एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन जो है हमारे पास में 10 फाइव बोल दें, या अगर हमारा एंगल छोटा हो तो 5 हो जाएगा सिंपली, है ना, 10 फाइव। ठीक, ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, है ना। it is defined as the ratio of shear स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। कोई दिक्कत नहीं है, पहले की तरह ही है सारी चीज़ें, कोई भी बड़ी बात होती नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं। तो जो है इसको क्योंकि हम किस फॉर्म में पढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट आपको रिवाइज भी करवा दूँ, ऐसा, है ना। और जब क्या हो गया, इस पर फोर्स लगा ऐसा, देन जो है ये वाली स्लाइड जो है आपकी शिफ्ट हो गई,
ठीक है ना, एफ यहाँ पर है ना। तो ये जो है एंगल क्या था हमारा, फाई था, ये एंगल 5 था, ये जो लेंथ थी ये एल थी, जो है यहाँ पर जो ये चेंज था ये क्या था हमारा, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल जो है 10 फाई के इक्वल हो जाता है, देन हमने जो है उसको लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलर तरीके से चीज़ें जो है कैलकुलेट होगी, जो हमने वहाँ पर जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन को पढ़ा है उसी को जो है हम यूज़ करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो है क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। देखना इक्वेशन क्या कह रहे हैं, टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस, जो है दो फोर्सेस ऐसे ना, अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, एक ऊपर से एक नीचे, मतलब एक फोर्स ऐसे लग रहा है एक फोर्स नीचे, तो शेयर प्रोड्यूस करता है वो ना। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2000 न्यूटन आर अप्लाइड टेंजेंशियली टू द अपर एंड लोअर फेसेस ऑफ अ क्यूबिकल मेटल ब्लॉक ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है, उसके अपर और लोअर जो बेसेस है साइड से, उन पर क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है टेंजेंशियली। इफ द शेयर मॉड्यूलस ऑफ द मेटल is 4 into 10 raised to power 5 Pascal, then displacement of the upper surface relative to lower surface will be। तो डिस्प्लेसमेंट है वो अपर और लोअर सरफेस का रिलेटिव टर्म में कितना आया होगा, मतलब कि ये बेसिकली इस डिस्प्लेसमेंट का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है ये इसकी बात कर रहे हैं ना। तो नीचे वाला तो फिक्स है, ऊपर वाले में जो रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट आया उसकी हम ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या होगा ये ना। देखें तो मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास में, ठीक, फोर्स और मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस जो है, शेयर मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये क्या हुआ हमारे पास में, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा 10 फाई बोल दें या डेल्टा एल अपॉन एल बोल दें, एक ही बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखें ईटा हमारे को दे रखा है 4 इंटू 10⁻10, एफ दे रखा है 2000, एरिया, बात आती है एरिया की, तो साइड दे रखी है हमारे को 25 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पर ये जो है यूनिट किस में है हमारे पास में, एसआई यूनिट है, और ये भी एसआई यूनिट है ना, तो हमारे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻⁻4, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर में। आगे डेल्टा एल ये हमसे पूछा हुआ है, और एल 25 सेंटीमीटर, ये ऊपर आ जाएगा। 10⁻², कैलकुलेट कर ले डेल्टा एल, बाकी सारी चीजें गिवन है। डेल्टा एल इजकल टू जो आएगा, पहले इसको हम देख लेते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 है ना, 100 हो जाएगा। तो पहले मैं यही लिख लेता हूँ, तो 100 इंटू 10⁻11 हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3 और -2, तो यहाँ बच गया 1, 1 ऊपर चला जाएगा ये, तो 5 10⁻5 अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। देन डेल्टा एल इजकल टू क्या जाएगा हमारे पास में, 2 इंटू 10⁻, ये माइनस का 5 है, ये नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस का 11, तो ये बच जाएगा -6, ठीक है ना। देन डेल्टा एल इजकल टू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻6 मीटर, इसमें आ जाएगा मीटर, इसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर ऐसा लिख सकते हैं, वो छोटा नंबर होगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो है जो एरर आती है ये बहुत छोटी छोटी नंबर्स में आती है, कोई इशू नहीं है ना। आगे चले बच्चों, आगे जो है इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें जो है नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि जो है हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। आप एक स्ट्रेच वायर है उसको खींच रहे हैं, और वो जब आप देख रहे हैं कि वो जैसे ही छोड़ रहे हैं वो अपनी इनिशियल पोजीशन में जा रहा है, मतलब जब इसको खींच दिया आपने तब जो है उसमें एनर्जी स्टोर हुई, तो वो एनर्जी जो थी वो क्या थी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो ठीक है ना, जो स्प्रिंग को देखते हैं आप, जैसे स्प्रिंग को देखा आपने है कि नहीं, स्प्रिंग के केस में यहाँ पर एफ फोर्स लगाया,
मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस किया तो जो है वर्क डन जो है वो कितना आया 1/2 के एक्स स्क्वायर आया, है ना, क्या आया 1/2 के एक्स स्क्वायर आया। तो उसी तरीके से जो है आपका क्या आएगा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है ना, U इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम बात करें इस वाले केस में तो वर्क डन और पोटेंशियल क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसको देखें, है ना। जब हम क्या कर रहे हैं, एक कोई मटेरियल है उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं ना, क्या लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें इनिशियली जो है हमारा फोर्स क्या था, 0 है। इनिशियली फोर्स को क्या मान लिया हम, एफ इनिशियल, क्योंकि जो है फोर्स लेंथ के साथ में वेरी करता है यहाँ पर, है ना। इनिशियल फोर्स क्या हो गया 0, और फाइनल फोर्स जो है हम क्या बोल दे उसको, अगर हम कुछ एफ फोर्स बोल दे, फाइनल फोर्स क्या बोल दे, एफ फोर्स, देन एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो क्या हो जाएगा F प्लस 0/2 मतलब F/2, ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज फोर्स हो जाएगा ना। तो एवरेज फोर्स जो है हमारा F एवरेज वर्क डन कैलकुलेट करते टाइम ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगा हमारा डेल्टा एल क्योंकि लेंथ में चेंज हो रहा है हमारे पास में, ये F/2 क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा F इंटू डेल्टा L/2, ये क्या हो गया हमारे पास में वर्क डन हो गया। वर्क डन इन इंक्रीजिंग लेंथ टू डेल्टा एल, है ना, ठीक, टू एल प्लस डेल्टा एल, ये मैं लिख देता हूँ, है ना। इसकी लेंथ को क्या है, हमने शुरू में क्या था एल था, बाद में क्या होगी एल प्लस डेल्टा एल लेंथ यहाँ पर मटेरियल की हो गई, है ना। तो यहाँ पर जो है वर्क डन ये आ गया, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यही एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इक्वल टू, ये हो जाएगी क्या 1/2 F इंटू डेल्टा एल, ठीक है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इसको देखें अगर हम चेंज करें, क्योंकि हम जो है क्या पढ़ रहे हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उनकी फॉर्म में इसको लिख लेते हैं हम। यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो y इक्वल टू क्या है F/A डेल्टा L अपॉन L, ये पढ़ रहे। देन हमारे पास में F इक्वल टू, या फिर मैं इसको ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर क्या चाहिए, एरिया भी चाहिए ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसको तो मैं ऐसा लिखता ही हूँ, साथ ही जो है मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1/2 F डेल्टा L, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, वो क्या जाएगा एरिया इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास में F/A, क्या हो जाएगा F/A, ये हो जाएगा स्ट्रेस, ये क्या हो जाएगा F/A हो जाएगा स्ट्रेस, और ये डेल्टा L अपॉन L ये क्या हो जाएगा स्ट्रेन, क्या हो जाएगा स्ट्रेन, और ये बन जाएगा हमारे पास में A इंटू L, ये हो जाएगा वॉल्यूम, क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम, ठीक। तो ये क्या जाएगा U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये जो है आप इसको बहुत जो है अच्छे से याद रख लें, क्या क्या हो जाएगा ये 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, जो है हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का, ध्यान रखें इसको, ठीक है बच्चों, ध्यान रखें 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इस फॉर्म में भी चेंज कर लेंगे, अभी हमारे को जरूरत पड़ेगी इस फॉर्म की भी, जैसे क्वेश्चंस में क्या है इसकी फॉर्म को चेंज करके पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ से स्ट्रेस गायब कर देंगे, है ना, सिर्फ स्ट्रेन की फॉर्म में पूछेंगे, या फिर स्ट्रेन गायब कर देंगे सिर्फ स्ट्रेस की फॉर्म में पूछेंगे,
तो यहाँ पर जो है ये जो आपका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला जो फॉर्मूला है ये आपका बहुत हेल्पफुल हो जाता है उस टाइम पर, है ना। तो ये जो है इसको भी हम यूज करेंगे, देख लेंगे। एक चीज थी यहाँ पर, है ना, ये वॉल्यूम आ रहा है, ये एनर्जी है, ये वॉल्यूम है। तो ये अगर हम वॉल्यूम को डिवाइड लगा दें यहाँ पर, तो ये जो है क्या बनेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये टर्म क्या बनेगी, देखें, U इक्वल टू क्या था हमारे पास में, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये टर्म है। अगर मैं इसमें वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा U/V 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसको बोलते हैं क्या बच्चों, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है आपका, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका नया नाम है ना, इसको आप ध्यान रख लें बहुत जो है क्योंकि पेपर में आपसे कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके की चीजें पूछी जाती है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, ये ध्यान रहे ना इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इसको स्मॉल यू लिखा जाता है, क्या, स्मॉल यू। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है आपकी, स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इस फॉर्म में ध्यान रखें, दोनों जो है आपके लिए यूजफुल है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरे ख्याल से जो है आपको चीजें जो है समझ में आई होगी, क्या चीज है। देखें कुछ क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बड़े जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे चेंज करवा करवा करके ना, चेंज करवा करवा करके चीजें पूछ लेते हैं। तो जो है एक जो है हम यहाँ पर देखें, अ वायर ऑफ नेचुरल लेंथ L, एक वायर है उसकी नेचुरल लेंथ जो है L दे रखी है, यंग्स मॉड्यूलस जो है उसका Y दे रखा है, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, A गिवन है, इज एक्सटेंडेड बाय x लेंथ तक क्या करें, एक्सटेंड करें, देन एनर्जी स्टोर इन दी वायर इज गिवन बाय, एनर्जी स्टोर इन वायर, एनर्जी स्टोर इन वायर ये पूछा जा रहा है आपसे। y भी दे रखा है, तो जो है y की फॉर्म में भी आना चाहिए आपका आंसर, लेंथ है, लेंथ की फॉर्म में भी, a की फॉर्म में भी आना चाहिए, x की फॉर्म में भी आना चाहिए। देखते हैं ना, ये तो पता ही है हमारे को, u इक्वल टू क्या है हमारे पास में, एनर्जी, एनर्जी U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है हमारे को, जिसको हम जो है 1/2, ये क्या हो जाता है F/A, ये हो जाएगा डेल्टा L/L, और ये हो जाएगा वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, ये है। अब जो है यंग्स मॉड्यूलस की फॉर्म में लेकर के आना है, तो यहाँ पर जो है देखिए ना तो स्ट्रेस बोला ना स्ट्रेन बोला, तो दोनों को जो है हमने क्या कर लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पर जो है स्ट्रेस तो है नहीं कहीं पर, ठीक, तो यहाँ पर जो था y इक्वल टू, ये क्या था, F/A डेल्टा L/L था। F/A क्या हो जाएगा हमारे पास में, y डेल्टा L/L, y डेल्टा L/L उधर चला जाएगा, तो F/A जो है हमारा क्या हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया y डेल्टा L/L इंटू डेल्टा L/L इंटू A इंटू L, ये हो गया, है ना। एरिया, एरिया की फॉर्म में भी पूछा है, और x जो है डिस्टेंस जो एक्सटेंड हो रही है इसकी फॉर्म में भी पूछा है। तो यहाँ पर जो है इस लेंथ से लेंथ को कैंसिल कर सकते हैं हम, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2 y, L और L ये क्या है, x दे रखा है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई L, L क्या है हमारे पास में जो है लेंथ, बाई L इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारा जो है इस फॉर्म में। तो इस तरीके से जो है ये क्या करवाते हैं, चेंज करवाते हैं। चेंज जो है वो भी ध्यान रख लेना चाहिए आपको, एक जो चेंज है उसको जो है आप और अच्छे तरीके से याद रख लें, जो है इस फॉर्म में भी जो है पूछे जा सकते हैं,
जनरली जो है आप अगर एक फॉर्मूला याद कर लें, बार बार चीज़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्मूला क्या है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, बहुत है ना। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए मटेरियल ऑफ वायर इज 4 इंटू 10⁸ 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इफ द इलोंगेशन जो है वो आपको 2% दे रखा है, देन एनर्जी स्टोर इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम जो है जूल पर मीटर क्यूब में कितनी होगी। इलोंगेशन दे रखा है आपको परसेंटेज की फॉर्म में, मतलब कि डेल्टा L/L दे रखा है, y दे रखा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहे हैं ना। इसको जो है पहले तो आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला, अदर उसके बिना जो है आपका क्वेश्चन सोल्व होने से रहा। यहाँ पर देखना U = 1/2 क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यही है। स्ट्रेन हमारे को दे रखा है 2%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो गिवन नहीं है, लेकिन क्या गिवन है आपको, ये मतलब y। तो यहाँ पर अगर मैं y = देखूँ F/A डेल्टा L/L हो गया है ना। F/A क्या है, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा y डेल्टा L/L, ऐसा ही। तो इसको जो है हम चेंज कर लें, देखना एक बार, U = 1/2 स्ट्रेस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में y डेल्टा L/L, और ये भी स्ट्रेन भी क्या है डेल्टा L/L ही है इंटू वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा U = 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब ये जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहे थे, तो इसको तो हमारे को नीचे ही भेज देना है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो ये तो हमारे को पूछा ही नहीं गया है। अच्छा, यहाँ पर y भी था ना, इस y को भी हमारे को लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर जो है हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है ना। 1/2 स्ट्रेन क्या है हमारे को 2% दे रखा है। 2% का मतलब क्या हुआ, 2/100। 2% का मतलब 2/100, ये हो जाएगा 2/100 का स्क्वायर इंटू y कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, नीचे 10⁻2 इसका स्क्वायर 10⁻4। तो यहाँ पर 2 का, ठीक है, ये जो है इससे कैंसिल हुआ था, 4 हमारा बच रहा है। ये कितना हो गया 10⁻4 नीचे, ऊपर जाएगा माइनस का 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10⁻6। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻6 जूल पर मीटर क्यूब। ये जो है हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ जाएगी हमारे पास, है ना। तो इस तरीके से जो हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे देखें, यहाँ पर जो है ये जो फॉर्मूला आया ना, क्या आपको ये जो फॉर्मूला आया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, इसको भी जो है आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि जो है आप इस फॉर्म में भी याद रखने की कोशिश करें। 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू y क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसको भी जो है हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, जो है कितना दे रखा है 6 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ जो है वो कितनी 2 मीटर दे रखी है। द इंक्रीज इन लेंथ इज 2 mm, जो है लेंथ में इंक्रीज मतलब जो डेल्टा L जो हम लेते थे वो कितना दे रखा है 2, एनर्जी स्टोर इन इट विल बी जो है वो कितनी होगी, और जबकि y जो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो जो है हमारे को दे रखा है 2 इंटू 10⁻11। मतलब कि क्या क्या गिवन है हमारे पास में, एरिया 6 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, लेंथ जो है वो 2 मीटर गिवन है, और डेल्टा L जो है डेल्टा L वो कितना 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये गिवन है।
आगे एनर्जी स्टोर्ड इन इट जो है, एनर्जी स्टोर इन इट वो पूछ रहे हैं, यू पूछा जा रहा है, जबकि वाई भी गिवन है आपको 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये भी गिवन है। तो आप कैलकुलेट कर ले इसको। देखें क्या कह रहे हैं, u इक्वल टू क्या होता है 1/2 एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया इंटू लेंथ, मतलब वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, मैंने जो है अभी अभी एक फॉर्मूला जो लिखाया था, u इक्वल टू 1/2 क्या, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वाई, ये लिखाया था, और इंटू पर यूनिट वॉल्यूम तो एरिया इंटू लेंथ यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। सोल्व कर लेते हैं सभी चीज़ों को, देखें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। u इक्वल टू 1/2 स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल भी दे रखा है और एल भी दे रखा है, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 का होल स्क्वायर, वाई, वाई कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻11, वाई दे रखा है ए, एरिया हमारे को दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻6, और लेंथ, लेंथ कितना दे रखा है 2 मीटर में, ये कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो जाएगा ये। यहाँ पर देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ठीक है इस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ और बच रहा है, 6 2 जा 12, 12 हो जाएगा, ये 12 आ गया। इसके बाद में 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा 11 और -6, 10⁻⁵, ठीक है। क्या बचा है यहाँ पर, ये तो कैलकुलेट हो ही गया हमारे पास में, ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 1.2 जूल जो है क्या हो गया हमारे पास में, एनर्जी स्टोर्ड इन इट 1.2 जूल इज द आंसर। क्लियर है, ये इस तरीके से जो है हम चीज़ों को सोल्व कर लेते हैं। देखें बच्चों, यहाँ पर जो है हम जो चीज़ें पढ़ रहे थे, ये सब चीज़ें जो है किससे, इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। इसके बाद में जो है हमें एक जो कि हमें पहले चीज़ों को समझना है, लेकिन हमने इसको लास्ट में लिखा है क्योंकि जो है उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जो है हमारे को कंसेप्ट समझने के लिए जो है चीज़ें आसान बनाता है। एक जो रेशियो है इसको क्या कहते हैं हम, पॉइसन रेशियो, है ना। पॉइसन रेशियो जो है पाइसन बोलते हैं इसको, जो है लिखा जो है ना पॉइसन करके है, तो में आप देख लीजिएगा कैसे बोलना है आपको। ये यहाँ पर देखें, ये जो रेशियो है ये किस फॉर्म के लिए, मैं इसको बताऊँ। जब हमने क्या देखा शुरू में, जब हमने इलोंगेशन देखा या कंप्रेशन देखा, इलोंगेशन या कंप्रेशन, तब जो है हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा था, है ना। स्ट्रेस जो था वो क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था। स्ट्रेन जो आया वो क्या आया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन आया वो क्या था, देखें जैसे हमने क्या किया, ये जो हमारी रोड थी इसकी लेंथ को अगर मैं देखूं तो ये होगी हमारी लेंथ L। अगर ये जो है इलोंगेट हो रहा है, F फोर्स लगाया हमने, ये इलोंगेट हो रहा है, तो इसकी जो एरिया है, इसके एरिया को भी तो देखें क्या, जिसमें डायामीटर को अगर मैं देखूं तो डायामीटर D है ना, डायामीटर D है। अगर ये जो लेंथ और एरिया जो है देखें, जब ये फोर्स लगा और ये इलोंगेट हो गया तो सिर्फ लेंथ इंक्रीज हुई, सिर्फ क्या यहाँ पर एक ही चीज हुई, लेंथ इंक्रीज हुई नहीं, साथ ही साथ क्या हुआ, इसका डायामीटर भी जब ये स्ट्रेच होगा, है ना, स्ट्रेच होगा तो इसका जो थिकनेस है वो भी तो कम होगा, मतलब डायामीटर क्या होगा, कम होगा, डायामीटर क्या होगा, कम होगा। तो इसको भी ध्यान रखना है हमारे को। क्या, यहाँ पर देखें जब ये इलोंगेट हो रहा है ना, देखिए मैंने इसको क्या किया, इलोंगेट किया, तो लेंथ जो है हमने इसकी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो लेंथ जो थी वो क्या होगी हमारे पास में, लेंथ जो थी वो क्या होगी, L प्लस डेल्टा L। लेकिन साथ ही साथ हम एक चीज और देखें कि इसका डायमीटर जो है वो डायमीटर क्या हो गया, कुछ कम हो गया, D माइनस डेल्टा D,
ये ध्यान रखें। डायमीटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेंथ तो इंक्रीज हुआ, डायमीटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर कंप्रेशन होता, तो कंप्रेशन होता तब जो है इसी तरीके की चीज होती, तब भी क्या, जब कंप्रेशन होता तब क्या होता, लेंथ डिक्रीज होती, लेकिन एरिया जो है या डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाता। तब ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता, ये क्या हो जाता आपका प्लस हो जाता। ठीक, यहाँ पर देखें हमने लेंथ के इंक्रीज और डिक्रीज को तो क्या बोला है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला है। क्या बोला है, लॉन्गिट्यूडनल वो क्या है हमारे पास में, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल, ये तो क्या हुआ हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज भी तो हुई है जो कि डायमीटर के साथ हुई है। तो डायमीटर के साथ जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं हम क्या, लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन जो है तो भी हमारे को ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो वो डिफाइन हो रहा है चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। क्या, इट इज डिफाइंड एज द change in diameter to original diameter। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, डेल्टा डी। क्या, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डी। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, लेटरल स्ट्रेन। तो अभी पाइसन रेशियो क्या है, पाइसन रेशियो जो है इन दोनों का जो रेशियो आता है उसी को क्या कहते हैं, पाइसन रेशियो। किसका, लेटरल स्ट्रेन का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ में जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं हम, पॉइसन स्ट्रेन। तो यहाँ पर जो पॉइसन रेशियो यहाँ पर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो। ये जो है पॉइसन रेशियो जो है वो क्या हुआ, रेशियो, ये क्या हुआ आपका, लेटरल स्ट्रेन टू लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। ये होगा हमारा क्या, नेगेटिव में। ये हमारा, अगर आप देखें इसको तो लेंथ जब इंक्रीज होगी, मैग्नीट्यूड देखना, लेंथ जब इंक्रीज हो रही होगी तो डायमीटर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, तब भी नेगेटिव आना है। और जब क्या होगा, ये लेंथ हमारी डिक्रीज हो रही होगी तो डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज। तो जब भी क्या होगा, एक क्वांटिटी जो है हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में आने वाली है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही रहने वाला है, ये हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये पॉइसन रेशियो है, इसको जो है आप समझ सकते हैं। तो ये जो है इसको समझने के लिए हमारे को लेटरल स्ट्रेन की जरूरत थी। शुरू में जो है हमने इसको क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो है शुरू में चीज़ें सिस्टमेटिक थी। सिस्टमेटिक किस वे में, हमने शुरुआत में पढ़ा क्या, स्ट्रेस, स्ट्रेस में पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फिर वॉल्यूमेट्रिक और फिर शेयर। इसी तरीके से हमने पढ़ा क्या, स्ट्रेन को, लॉन्गिट्यूडनल, शेयर, और लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर। इसमें जो है सभी में क्या आया, एक ही तरीके की यूनिफॉर्मिटी थी। तो उसके टाइप नहीं हमने देखे कहीं पर भी जिसमें कि क्या हो, लेटरल भी आए, तो वो चीज़ हमने नहीं देखी। साथ ही जो है हम हमारे पास में क्या हो गया, तो एक सिमेट्रिक बन गई थी, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। अब जो है हम चीज़ों को क्या करें, जब हमारा पैकअप होने में आया, चैप्टर जो है एंडिंग पर रहे, अब जो है इसको हमने देख लिया, तो ये चीज़ भी जो है ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखें एक जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी जो है हम देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आना आता है। देखिए, अ पोजीशन रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज 0.5। पोजीशन रेशियो हमारे को दे रखा है। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ वायर ऑफ दिस मटेरियल, there is a decrease in cross sectional area by
4%। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना 4% से चेंज हुआ है। द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में परसेंट इंक्रीज पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है पॉइसन पॉइसन रेशियो को देख सकते हैं, वो क्या है हमारे पास में लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखें लेटरल स्ट्रेन, इसको देखें तो ये जो डेल्टा डी अपॉन डी जो हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये कैसे कैलकुलेट होगा इसको देख लेंगे। एरिया जो है हमारे को, वो जो है एरिया में जो चेंज दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया में, वो कितना है 4%, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू परसेंटेज, वो कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक, तो डेल्टा ए अपॉन ए वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 4/100, ये डेल्टा ए अपॉन ए आया हमारे पास में। तो ये जो है इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास में क्या होगा, पाई डी स्क्वायर होगा, पाई डी स्क्वायर होगा, और ये भी पाई डेल्टा डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ये 4/100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई से तो पाई कैंसिल, डेल्टा डी अपॉन डी ये हो जाएगा हमारे पास में, अगर मैं परसेंटेज में लिखता हूँ इसको ना, परसेंटेज हटा देते हैं इसका, परसेंटेज ये वाला, ठीक, परसेंटेज में लिख लेते हैं, इधर वाला भी परसेंटेज में चल रहा है। तो ये जो है इधर आकर के 4% का रूट कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, सिर्फ कितना हो जाएगा ये 2%। ये दे रखा हमारे को 1/2.5, मतलब 1/2। लेटरल स्ट्रेन जो है वो दे रखा है 2%, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये जो है आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में, तो डेल्टा एल अपॉन एल ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, डेल्टा एल अपॉन एल ये आ जाएगा कितना 4%। तो 4% जो है हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे जो है बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, क्योंकि जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मटेरियल की स्ट्रेंथ को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो जो है यहाँ पर क्या है, ये एक ग्राफ बना करके देखते हैं। हर मटेरियल को की जो टेस्टिंग होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक जो है एक, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो एक जो है यूटीएम मशीन होती है, क्या अल्टीमेट टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन उसको बोलते हैं। तो वो जो मशीन है उसके ऊपर क्या करते हैं, एक जो है मटेरियल है उसको क्या करते हैं, दोनों एंड पर फिक्स करके उसको खींचना चालू करते हैं। क्या करते हैं, खींचना चालू करते हैं। खींचना चालू करने से मतलब क्या, स्ट्रेस लगाया, क्या लगाया, स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन आएगा साथ के साथ में, है ना, ये सब हमने चीज़ें पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ बनाते जाते हैं उस मशीन के साथ में, जैसे जैसे लोड जो है इंक्रीज होता है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है, तो क्या होता है स्ट्रेन भी इंक्रीज होता है। एक ग्राफ बनाते जाते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, वो जो ग्राफ है उसको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नाम से बोला जाता है। तो वो जो है मटेरियल जो आता है ग्राफ, वो हमारे को अलग अलग मटेरियल के लिए देखना होता है। उसी से हम ये पता कर पाते हैं कि जो है हमारे को किस पर्पज़ के लिए किस तरीके के मटेरियल को यूज़ करना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर जो है हम इसको देखेंगे। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो तो ये जो है सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वाली जो फील्ड होते हैं वहाँ पर जो है हर मटेरियल के लिए इस तरीके के टेस्ट जो है किए जाते हैं। वहाँ से जो है हमारे पास मैकेनिकल करके आता है, ये ग्राफ निकल करके आता है, जिसमें अगर हम देखें वाई एक्सिस पे हमने रखा है क्या स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे रखा हमने क्या स्ट्रेन, दोनों को रख लिया। अब जो है क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ाने चालू कर रहे हैं। आप इसको जो है ऐसा मान सकते हैं, क्या देखना, एक मटेरियल ले ले, एक वायर ले ले, इस पर क्या कर रहा, इसको एक एंड से फिक्स किया, और इस एंड पर आप क्या कर रहे, कोई ऐसा लगा दें इसको ना यहाँ पर, इस पर क्या करने लग रहे हैं, वेट आप जो है बढ़ाने लग रहे हैं, ऐसे वेट है ना, एम जी।
नीचे बढ़ता जाएगा ये, है ना। तो जैसे जैसे क्या करेंगे आप यहाँ पर बढ़ाएंगे वेट को, वेट बढ़ाते जाएंगे, वेट बढ़ाते जाएंगे, तो स्ट्रेस के साथ में स्ट्रेन बदलता जाएगा। तो शुरुआत में जो है जब आप क्या कर रहे हैं इसको देख रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है ये कुछ क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलने वाला है, ये स्ट्रेट लाइन। मैं इसको जो है स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, देखिएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बना। ये ग्राफ कब तक मिलता है, ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना इसको 0 पॉइंट असाइन किया। ये क्या हमारा 0 पॉइंट है, मतलब जब हमारा स्ट्रेस 0 था तब स्ट्रेन भी 0 था। तो इस तरीके से देखें आप जो है, अगर रबर को देखते तो इस खींचा आपने इनिशियल स्टेट में आ गया, थोड़ा खींचा वापस आ गया। तो शुरू में जो है स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हुक्स लॉ जो है वो वैलिड रहता है। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या रहता है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कुछ लिमिट तक, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है ना। लेकिन इसको ओ से ए बोल देते हैं, है ना। ओ से क्या बोल देते हैं, ए बोल देते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट जो है इसके लिए नोटिस भी किए हुए, देखना। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी डेट इन द रीजन बिटवीन ओ टू ए, क्या ओ और ए के बीच में, द कर्व इज लीनियर। कर्व कैसा होता है, लीनियर होता है। इन दिस रीजन हुक्स लॉ इज ओबेड, हुक्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है ना। द body regains its original dimension when applied force is removed. In this region the solid behaves as elastic body। ये हमने बात करी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ये बॉडी ऐसे जो है जब तक ये ऐसे ओ से ए तक है तब जो है इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करती है, ठीक है। ये हमने बता दिया। अभी आगे देखना। अब जैसे ही क्या करते हैं इसके ऊपर और लोड लगाते हैं, तो हमारे पास में जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है। वो इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या है, जब हमने इसके ऊपर यहाँ से लोड लगाया थोड़ा और, मतलब ऐसा नहीं करा कि बहुत ज़्यादा लोड लगा दिया, थोड़ा सा और लोड जो है हमने इंक्रीज़ किया, तो स्ट्रेस इंक्रीज़ किया और फिर उसको हमने रिमूव किया, तब हमने ये देखा कि ये अभी भी क्या हो जा रहा है, अपनी इनिशियल स्टेज में आ जा रहा है। थोड़ा क्या किया आपने, लेकिन जो है स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ में डायरेक्टली इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब क्या है, स्ट्रेस थोड़ा इंक्रीज करेंगे और स्ट्रेन क्या हो रहा है, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ऐसा हमारे को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है एक लिमिट अभी हम देख रहे हैं क्या, बी पॉइंट तक। ऐसा हमारे को देखने को मिला कि अगर इसके बाद में भी जो है हमने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया, तब भी क्या आ जा रहा है, ये अपनी इनिशियल स्टेट में आ जा रहा है। बी पॉइंट तक ऐसा जो है हमेशा आपको मिलता रहा। तो ये जो बी पॉइंट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अभी भी इलास्टिक मटेरियल है ना। ये भी क्या है, इलास्टिक मटेरियल है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो है हमारा किस लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिक लिमिट को। ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, और ये क्या हो जाएगा, बी वाला जो रेंज है ना, ये क्या होगा हमारे बी वाला, ये हो जाएगा क्या, इसको अगर हम बोलें तो ये बी तक क्या होगा, इलास्टिक लिमिट वाला जो है हमारा रीजन होगा, ठीक है। इसको भी जो है हमने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा ए टू बी, है ना। ये क्या था, ए से बी। तो ये ए से बी वाला जो रीजन है ये क्या है, इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी। ये जो है ए से बी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखना ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन फिर भी जो है क्या हो रहा है, जैसे ही हम स्ट्रेस को हटा दे रहे हैं तो ये क्या जा रहा है, इनिशियल स्टेज पर वापस आ जा रहा है, ठीक। Nevertheless, the body still returns to its original dimension when load is removed. वापस आ जा रही है। The point B is on the curve is known as yield point, ठीक, या फिर इलास्टिक लिमिट। अभी हमने लिखा इलास्टिक लिमिट, एंड द corresponding stress is known as इलास्टिक स्ट्रेंथ, या फिर इलास्टिक क्या बोलेंगे आप इसको, स्ट्रेस, है ना। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। ये जो है क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से जो है इतना रीजन जो है वो इलास्टिक लिमिट के रीजन को, और ये जो स्ट्रेस है ना, इसको
ये क्या हो गया आपका यील्ड पॉइंट, क्या हो गया ये, इसको बोल देते हैं यील्ड पॉइंट। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट, ठीक है। यहां पर जो स्ट्रेस आया इसको क्या बोल दिया हमने, अभी अभी हमने देखा अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सिग्मा यू, क्या सिग्मा यू, ये क्या हुआ हमारा यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रह जाएगा। आगे देखें अब क्या हो रहा है, इसके बाद में जैसे ही अगर हम क्या करते हैं थोड़ा भी स्ट्रेस को और इंक्रीज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फिर उसके बाद में अगर जो है हम इसको छोड़ दें, इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और जो है इसको इंक्रीज करते हैं, क्या जो ये स्ट्रेस है इसको क्या करते हैं थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, तो ये हम देखते हैं कि मान लीजिए सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट पर अगर हमने क्या किया इसको छोड़ा ले जा करके, जो स्ट्रेस को स्ट्रेस लगाना हमने बंद किया, तो ये हम देखते हैं कि इसके अंदर अब ये इनिशियल स्टेज में नहीं आ पाता है, क्या हो जाता है मतलब थोड़ा सा क्या रह जाता है, परमानेंट स्ट्रेन इसके अंदर डेवलप हो जाता है। मतलब कि जैसे ही सी पर छोड़ेंगे तो अब ये जो है इस पाथ को फॉलो नहीं करता, मतलब जैसे जिन पॉइंट से आया था उन्हीं पॉइंट से नहीं जाएगा, अब जो है इसके अंदर परमानेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं आप, ये वाला जो इतना जो रीजन है इसको बोलते हैं आप परमानेंट परमानेंट स्ट्रेन, ये क्या आ गया यहाँ पर परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। आगे देखें इसको भी जो है हमने जो पॉइंट है उसको देख लेना, बी टू डी, ओके देख लेते हैं एक बार। इफ द लोड इज इंक्रीज फर्दर द स्ट्रेस डेवलप्ड एक्सेड द यील्ड स्ट्रेंथ से आगे बढ़ जाता है, एंड द स्ट्रेन रैपिडली इंक्रीज इवन द स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस, द पोजीशन ऑफ द कर्व बिटवीन सी डी जो है हमने को दिखा रखे, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन द लोड is removed, say point C between B and D, the body does not regains its original dimension. In this case, even the stress is zero, the strain is not zero. जो stress क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता. The material is said to be permanent set. The deformation is said to be plastic deformation. ये क्या होता है, plastic deformation हो जाता है. The point D on the graph is the ultimate tensile strength of the material. यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसके बाद में जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्ट्रेस को और बढ़ाना चालू करें तो आप देखेंगे कि स्ट्रेन और ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होता है। स्ट्रेस क्या होगा, थोड़ा भी बढ़ाएंगे, थोड़ा बढ़ा रहे हैं स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहा है ना। तो ये जो डी पॉइंट है आपका, यहाँ तक जो है एक लिमिट जो है यहाँ डी, इसको यहाँ पर डी पॉइंट जो है इसको क्या करें, ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां तक अगर आप जो है क्या करें स्ट्रेस को थोड़ा भी बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन क्या हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा है। ये डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसके बाद जहां तक जो है इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रहते हैं, लेकिन डी पॉइंट जो है इसके आगे की जो बात है उसको मैं बताऊं, लेकिन जो ये यहाँ तक का जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है बी और डी के बाद में ये वाला जो रीजन है ना, ये इस रीजन को क्या बोलते हैं आप, प्लास्टिक रीजन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। और ये जो पॉइंट है ये क्या आपका अल्टीमेट पॉइंट, क्या है अल्टीमेट पॉइंट। और इस जगह पर जो स्ट्रेस है, इस जगह पर जो स्ट्रेस मिलता है उसको क्या कहते हैं हम, अल्टीमेट स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। ये इसके बाद में जो है एक अचानक सी चीज देखने को मिलती है, डी पॉइंट जो है एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि आप जो है कभी आपने ऐसा देखा हो सर्दियों के दिनों में, कभी आपने प्लास्टिक को गर्म करते हुए देखा हो, तो जो है प्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं है ना, तो उसका जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, इसके एक एंड को गर्म किया और यहाँ पर जो है गर्म करते करते मिलेट बन जाता है, एक जो है गोल सा बन जाएगा। और आप जब जो है उसको जो है देखेंगे कि उसमें एक लेयर क्या हो जाती है, लेयर से पतला सा वायर बनने लग जाता है, वो जबकि एंड यहाँ पर है ना।
आप उसको क्या करें, लोड कम भी करें, है ना। आप सोचे कि जो है ना, आप चाहें कि उसका जो है खिंचाव को कम करें, लेकिन वो खिंचता चला जाता है ना। आप देखेंगे दूर भी करेंगे ना, तब भी क्या होगा, खिंचता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है डी पॉइंट जो है ऐसा पॉइंट आ जाता है, इसके बाद में अगर आपने स्ट्रेन ना भी बढ़ाया, सॉरी स्ट्रेस को नहीं भी बढ़ाया, कम करने की भी कोशिश करी, कम करने की भी कोशिश करी, देन जो है क्या नहीं होता, आपका स्ट्रेन कम नहीं होता, वो बढ़ने लगता है। और बढ़ते 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 क्या हो जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर क्या हो जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है। क्या आ जाता है, ये क्या है, फ्रैक्चर। इस जगह आकर के क्या हो जाता है, मटेरियल टूटने लग जाता है, मतलब ब्रेक होकर के डाउन। ये इसको, ये जो है ये कर्व है ना, ये मैंने कर्व बनाया है, इसका ध्यान रखिएगा ना। ये कर्व ऐसे जो है आकर के क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा इस जगह। तो ये जो है फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट जो है इसको बोल देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा इस मटेरियल से रिलेटेड ग्राफ होता है। यहाँ पर देखने ना, लास्ट वाला जो रीजन है उसके लिए भी पॉइंट D2 ही, बियॉन्ड दिस पीरियड एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इवन बाय रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स, जो है आप अप्लाइड फोर्स को रिड्यूस भी कर देंगे तब भी, एंड फ्रैक्चर ऑकर्स एट पॉइंट ई पॉइंट पर क्या आकर के क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। इफ द अल्टीमेट स्ट्रेन एंड फीचर फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई आर क्लोज, जो है डी और ई जो पॉइंट क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, द मटेरियल इज सेड टू बी ब्रिटल। अगर जो है क्या होता है, दोनों पॉइंट पास में होते हैं तो ब्रिटल होता है। इफ दे आर फार अपार्ट द मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल। स्ट्रेन का बिहेवियर वेरीज फ्रॉम द मटेरियल टू मटेरियल, ठीक है, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल रबर कैन बी पुल्ड सेवरल टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड स्टिल रिटर्न टू ओरिजिनल शेप। ये इसको जो है देखें, यहाँ पर क्या है, ये जो है हमारा ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर डी और ई पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, रीजन जो है बहुत छोटा है अगर, तो वो हमारा मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल होता है। क्या होगा, ब्रिटल होगा। कैसे, जो हमने बात करी थी, जो है चिप्स जो बनते हैं, है ना, तो अगर जिनके चिप्स जो है कम बनते हैं तो वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। और अगर चिप्स क्या होते हैं, लंबे लंबे चिप्स बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं। ठीक है, आगे देखें। तो इस तरीके से जो है ये कर्व रहने वाला होता है। इस कर्व का जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो है हमारे को हर मटेरियल की जो है स्ट्रेंथ पता चल रही होती है यहाँ से। आगे तो इस ग्राफ को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग लोड लगाते हैं, इस पर लोड लगाने से जो है ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। हर मटेरियल के लिए अलग अलग तरीके का ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर जो है उसी से हम जो है इसको डिफाइन करते हैं। एक जो चीज़ थी यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन का, अगर आप देखें यहाँ पर, देखना एक बार, जो हमने पढ़ी एक डेफिनेशन अभी अभी लास्ट में, वो क्या थी, एनर्जी डेंसिटी, वो क्या थी हमारे पास में, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्या था, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो इस कर्व की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, देखना है यहाँ पर। ये किसको, 1/2 स्ट्रेन, ये एरिया अंडर दी कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कर रही है, एरिया अंडर दी कर्व को, मतलब एरिया अंडर दी कर्व जो है वो क्या है आपका, एनर्जी डेंसिटी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कि जो मटेरियल जिनके लिए ग्राफ ये जो है जिसका एरिया बड़ा आता है उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या है, कम है, ज़्यादा है, मतलब उसमें खिंचाव ज़्यादा आ सकता है। जबकि जिन मटेरियल के लिए ये एरिया छोटा आएगा उसके लिए क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, कम होने वाली। ठीक है, ये वाले जो रीजन है एरिया अंडर द कर्व वाला, इसको हमारे को देखना होता है। तो जिनके लिए क्या होगा, ये एरिया छोटा होगा, उनकी एनर्जी डेंसिटी कम होगी, मतलब उनकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। जिनके लिए ज़्यादा होगा उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरीके से जो है मटेरियल की स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। कुछ जो है यहाँ पर इंटरेस्टिंग से जो है कंसेप्ट को भी समझा जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर आपने देखें तो रेल की जो पटरियाँ जो होती है उसकी शेप जो होती है, वो आई शेप की बनी होती है ना।
कैसी होती है, आई शेप की। तो वो क्या है, वो जो है चीज कैसी है देखना एक बार। मैं यहाँ पर कहूँ यहाँ पर देखिएगा कि रेल की जो पटरी होती है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, हम यहाँ पर आई शेप की होती है। ठीक है, आई शेप की होती है। अब आप कह सकते हैं कि जो है स्क्वायर क्यों नहीं बना देते, ये ऐसी आई शेप क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको मैं बी बोल लूँ और इसको एच बोलूँ, क्या बोलूँ, एच बोलूँ, तो यहाँ पर जब डिफ्लेक्शन आता है, क्या आता है, डिफ्लेक्शन। यहाँ पर डिफ्लेक्शन किस तरीके से देखना है, यहाँ पर लेंथ जो है, आप रेल की पटरियों को देखें, पीसेस में बना दें, छोटे छोटे पीसेस में। ऐसा तो नहीं कि एक ही जो है ना रेल को आप बहुत लंबी बना लेते, मतलब पटरी को बहुत लंबी बीच में से कट हो जाती है ना, अलग अलग हिस्सों में बनाई जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है देखें, जब जो रेल है इस पर जब लोड लगता है, ये लोड लगता है ना डब्ल्यू, ठीक, ये तो इसकी शेप क्या होने लगती है, कुछ इस तरीके से शेप होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो है क्या होने लग जाता है, डिफ्लेक्शन। ये क्या है, इसको बोला जाता है क्या, डिफ्लेक्शन बोला जाता है। ये जो डिफ्लेक्शन है ये डिपेंड करता है बेसिकली किस पर, डेल जो है डिपेंड करता है किस पर, डब्ल्यू। मैं प्रोपोर्शनलिटी लिख देता हूं क्योंकि जो है एग्जैक्ट फॉर्मूले की हमारे को जरूरत नहीं है। वो होता है क्या, वाई बी डी क्यूब, क्या, वाई बी डी क्यूब, बी डी या इसको डी बोल देता हूं मैं, इसको डी बोल देता हूं, है ना इसके। तो ये जो है डिफ्लेक्शन, अगर जो है हमारा लोड ज़्यादा है देन डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। विड्थ ज़्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगी। और हाइट भी क्या होगी, अगर हमारी ज़्यादा होगी तो भी डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी। तो स्क्वायर बना देते, अगर स्क्वायर बना देते तो बी और डी क्या हो जाते, कम हो जाते, है ना। तो इसके लिए हम बी और डी को क्या चाहते हैं, ज़्यादा हो जाए। और अच्छा, इसके साथ में जो है वाई, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसके लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो जो डिफ्लेक्शन है ना, ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये हम क्या चाहते हैं, कम से कम हो। तो क्या रखते हैं हम यहाँ पर देखें, बी को बड़ा रखते हैं, डी को बड़ा रखते हैं, वाई जो है ऐसे मटेरियल लेते हैं जिसके लिए क्या हो, जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो, है ना। तो इसलिए स्टील के मटेरियल को यूज किया जाता है क्योंकि उसकी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है मटेरियल्स में, है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये जो है आपको क्वेश्चन की जो है ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि डिपेंड करती है किस पर, जो है डिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करता है लोड पर, यंग्स मॉड्यूलस पर, विड्थ पर और हाइट पर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पर पुट होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक होलो रोड और एक सॉलिड रोड, दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप जब देखेंगे कि सेम मटेरियल की और सेम जो है मास की अगर रोड को देखें, सॉलिड रोड को, तो वो थिन होगी, और होलो जो होगी वो क्या होगी, जो है उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, उसका रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, जब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ऐसा, जब क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक, तो वो क्या होने लगेगी, उस पर डिफ्लेक्शन इस तरीके से आ जाता है, ये हम जानते हैं ना। ऐसा, ठीक, ये डिफ्लेक्शन आने लग जाएगा। तो ये जो है रोड जो है में जो डिफ्लेक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की पावर 4 के। तो जब आप सेम मटेरियल यूज करते हैं सेम मास का, तो रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब रेडियस बढ़ जाएगी तो आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम से कम होगा, है ना। इसलिए जो है आप क्या करते हैं, जो है आप देखें पाइप जो होते हैं ना, होलो पाइप, होलो पाइप के लिए ऊपर से वर्टिकली फोल्ड्स लगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड वाला तो आसानी से मुड़ जाता है, लेकिन होलो पाइप जो है उतनी आसानी से नहीं मुड़ता है। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि होलो पाइप की रेडियस कंपेयर टू सॉलिड जो मास है, सॉलिड जो रोड है उससे ज़्यादा होती है ना। ये जो है आपका रीज़न है। तो इस तरीके से जो है बच्चों ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से जो है आपका ये सारा
पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है और जो है काफ़ी हमने एक्सरसाइज भी की है। इसके असाइनमेंट भी आपको मिल रहे हैं, CRE भी मिल रही है, देन जो है आपके, और फिर जो मैं डाउट लेक्चर भी लेकर के आऊँगा इसके लिए। तो आप जो है सारी चीज़ों को अवेयर करके रखें, कंप्लीट कीजिए टाइम के साथ, जो है आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।